हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ाने वाला हूं, विथ प्रूफ के साथ। तो आपकी प्रमेय जो है, आपकी थेल्स प्रमेय, इसी को हम लोग आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बोलते हैं। तो ये आपकी प्रमेय क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। हम लोग इसके चित्र के बारे में सीखेंगे। हमने एक त्रिभुज एबीसी लिया। एक भुजा यानी बीसी के समांतर एक भुजा हमने डीई खींची, जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं AB और AC को बिंदु D तथा बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ सवाल में हमारा दिया क्या है? दिया है DE समांतर BC। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, यानी त्रिभुज की जो अन्य दो भुजाएं हैं यानी AB और AC, ये दो भागों में विभाजित हो रही है, यानी AD बटे BD। AD बराबर AE बटे EC। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम लोग कुछ रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे? बिंदु D से बिंदु D से AC पर एक लंब डालेंगे। लंब DN डाल दिया और बिंदु E से AB भुजा पर लंब EM डाला। और क्या रचना करेंगे? बिंदु B को बिंदु E से मिला दिया और बिंदु C से मिला दिया। सॉरी, बिंदु C को बिंदु D से मिला दिया। तो रचना जो आपने किया है वो लिखो रचना में। बिंदु D से बिंदु D से AC भुजा पर AC भुजा पर बिंदु D से AC भुजा पर DN लंब डाला तथा बिंदु E से
AB भुजा पर EM लंब डाला। नंबर 1। नंबर दो में लिखेंगे बिंदु B को E से बिंदु B को E से तथा बिंदु C को D से मिलाया। ये दो नंबर हमारे रचना में हो गए। इसके बाद अब हम लोग उपपत्ति में क्या करेंगे। यदि आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आपको संभवतः ना समझ में आए, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग पीछे क्लास के बारे में सीख कर आएंगे तो ही ये क्लास आपको समझ में आने वाली है। तो जिन बच्चों ने पीछे की क्लास नहीं देखी है वो आप पीछे की क्लास देखिए, इसके बाद आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे। अब हम लोग उपपत्ति में चलते हैं। उपपत्ति, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल उपपत्ति में अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का हम लोग अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, हमने पीछे की क्लास में आपको बताया है कि यदि हमें उसका शीर्षलंब पता है तो शीर्षलंब यानी उस शीर्षलंब, अगर हमें शीर्षलंब पता है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकालते हैं, यानी 1/2। जिस आधार पर ये शीर्षलंब होगा वही हम लोग आधार लेंगे, यानी आधार हमारा यहाँ पे AD होगा। यहाँ पे पहले फार्मूला ही लिख देते हैं, 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार हमारा यहाँ पर AD होगा और शीर्ष लंब हमारा यहाँ पर EM होगा। समीकरण नंबर यहाँ पर हम लोग 1 डालेंगे। इसके बाद अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। वही चीज यहाँ पर करेंगे, हमने पीछे की क्लास में बताया था यदि कोई हमारा अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर हमेशा जो शीर्षलंब होता है वो त्रिभुज के बाहर स्थित होता है, यानी हम इस भुजा पर अगर इस शीर्ष से लंब डालेंगे तो ये हमारा जो शीर्षलंब है हमेशा इस त्रिभुज के बाहर आएगा। इस प्रकार होगा, मान लेते हैं ये हमारा A है, ये B है, ये C है। बिंदु C से हमने यहाँ पर इस पर BC भुजा को आगे बढ़ाया और इस पर लंब डाला।
और इस लंब को हम लोग एडी नाम देते हैं, यानी एडी शीर्ष लंब है आपका। यहाँ पर हमारा आधार बीसी है। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1/2। आधार हमारा यहाँ पे बीसी होगा और शीर्ष लंब हमारा यहाँ पर एडी होगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इसी प्रकार इस त्रिभुज, ये त्रिभुज देखो हम लोग यहाँ पर ये लेने वाले हैं त्रिभुज, इस पर हम त्रिभुज बी डी ई, ये वाला त्रिभुज लेने वाले हैं। यानी त्रिभुज बीडीई का जो क्षेत्रफल होगा, फार्मूला यहाँ पर वही ऊपर वाला यूज होगा, यानी 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। यहाँ पर हमारा क्या होगा, 1/2 आधार हमारा यहाँ पर क्या है, आधार हमारा बीडी है और शीर्ष लंब जो हमारा होगा वो एम होगा। फिर समीकरण नंबर 2, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 डिवाइडेड समीकरण 2 भाग देंगे इसमें, तो हमारा क्या आ जाएगा, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल यहाँ होगा। तो क्या होगा हमारा, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर हमारा क्या, 1/2 आधार एडी गुणा शीर्ष लंब एम बटे में 1/2 आधार अब की बार बीडी है और शीर्ष लंब यहाँ पर भी हमारा एम है। 1/2 से हमारा 1/2 कैंसिल, एम से हमारा एम कैंसिल। यहाँ पर हमारा आएगा त्रिभुज एडीई का जो क्षेत्रफल होगा बटे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर एडी बटे बीडी। यहाँ पर इसको समीकरण नाम देंगे 3। इसके बाद हम लोग अब इधर वाली भुजा के अंदिश क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी त्रिभुज एडीई का फिर क्षेत्रफल लेंगे। ये हमारा पहला स्टेप था। इसके बाद दूसरा जो स्टेप होगा वो क्या होगा, अब हम लोग इधर से चलेंगे, यानी ये आधार दोनों जगह मानेंगे, ए ई एक बार मानेंगे और ईसी आधार मानेंगे, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो एडी बटे बीडी हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया है। अब कोशिश करेंगे कि ए ई बटे हमारा ईसी आ जाए। तो कैसे आएगा, जब हम लोग ये आधार मानकर त्रिभुज को लेंगे, यानी त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल इस जगह हम फार्मूला नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट मान रखेंगे, यानी 1/2 आधार अब की बार हमारा क्या होगा, ए ई होगा और शीर्ष लंब जो हमारा होने वाला है वो होगा डी एन। समीकरण यहां पर हम लोग इसका अलग नाम देंगे, यहां 1 मान लिया, यहां नाम दे दिया इसे 2, इसे नाम दे दिया 3, यहां नाम देंगे इस समीकरण को 4। इसके बाद इसी प्रकार हमारा क्या होगा, त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 1/2 आधार अब की बार जो हमारा होगा वो ईसी होगा और शीर्षलम जो हमारा यहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर डी एन शीर्षलम होगा, यानी ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है, ये त्रिभुज,
और इस आधार को हम लोग बढ़ा रहे हैं यहाँ DN तक, और इस D से हमने यहाँ पर इस पर शीर्ष लंब डाल दिया। तो इस त्रिभुज यानी CED का जो क्षेत्रफल होगा, आधार EC गुणा शीर्ष लंब DN 1/2 का और गुणा कराएंगे, यानी 1/2 EC गुणा आधार जो शीर्ष लंब होगा हमारा DN। समीकरण यहां पर हम लोग इसको नाम देंगे 5। समीकरण 4/5 होगा। समीकरण 4/5 यानी यहां पर जो हमारा आएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर, यहां पर जो होगा हमारा ये, इसको हमने डिवाइड कर दिया तो ये भी हमारा डिवाइड होगा, यानी 1/2 आधार AE गुणा DN डिवाइड में आधार 1/2 आधार EC गुणा शीर्ष लंब DN। ये हमारा 1/2 से 1/2 कैंसिल, DN से हमारा DN कैंसिल, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा AE/EC। इसे हम लोग समीकरण मानेंगे 6। अब हम लोगों ने पिछले तीसरे लेक्चर में शायद हम लोगों ने पढ़ा था, हमने बताया था कि यदि दो समांतर रेखाओं के बीच दो समांतर रेखाओं के बीच यदि हम लोग एक आधार पर त्रिभुज बनाते हैं तो एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर होता है। अब हम बात करेंगे, ये हमारी DE समांतर BE है, यहाँ पर हम लोग आधार मानेंगे DE। इस DE आधार को मानते हुए एक हमारा त्रिभुज ये बन रहा है CED, और एक त्रिभुज हमारा बन रहा है BDE, यानी उसके लिए आधार हमारा जो है DE दोनों जगह आ रहा है, यानी दो DE जो है हमारा उभय निष्ठ है। यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर समांतर समांतर भुजाओं के बीच समांतर भुजाओं के बीच एक ही आधार पर बने सभी समांतर भुजाओं के बीच एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों समांतर भुजाओं के बीच एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, अर्थात त्रिभुज त्रिभुज BD त्रिभुज BDE व त्रिभुज CED का एक ही आधार DE है, इसलिए त्रिभुज BDE का
क्षेत्रफल जो होगा वो त्रिभुज सीई डी का क्षेत्रफल, यानी दोनों क्षेत्रफल हमारे बराबर होंगे। समीकरण यहां पर हम लोग इससे नाम देते हैं 7। समीकरण 7, समीकरण 7 व समीकरण 7 व 6 से, समीकरण 6 व 7 से यहां पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल होगा, यानी त्रिभुज CED का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो त्रिभुज CED के क्षेत्रफल की जगह हम लोग यहाँ पर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लिखने वाले हैं, यानी त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हमारा होगा AE बटे EC। इसे हम लोग नया नाम देंगे, समीकरण मानेंगे 8। समीकरण 8 व 3 से, समीकरण 8 व 3 से हमारा जो हो जाएगा, यानी त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल होगा डिवाइड बाय त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर टेकिंग LHS जो है हमारा, यहाँ पर भी वही चीज लिखी, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो हम लोग कह सकते हैं जो RHS वाला पद है हमारा, यहाँ दोनों जगह ये हमारा दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी यहाँ पर जो आने वाला है हमारा AD बटे BD बराबर AE बटे EC। इसी को हमें प्रूव करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है परीक्षा की दृष्टि से। 2000 संभवतः 26 में पूछी जाने वाली ये प्रमेय है, 100% ये पूछी जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा हो तो प्लीज शेयर करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को भेजो ये वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।